क्या दुनिया में चल रहा युद्ध सच में देशों के बीच की लड़ाई है या फिर ताकत दिखाने का ऐसा खेल है जिसमें आम आदमी सिर्फ मोहरा बनकर रह गया है? क्या वजह है कि जब बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं, तब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हंसते हुए नजर आ रहे हैं? Congratulations. You came into a department that shut down. Shut down by the radical Democrats. और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध खत्म करने की कोई कोशिश कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको खबरें बताई नहीं जाती है बल्कि समझाई भी जाती है, वो भी सीधे और साफ तरीके से। अब सवालों के बाद बात शुरू करते हैं उस तस्वीर से जो इस पूरे युद्ध की असली मानसिकता को दिखाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। बाहर दुनिया में तनाव है, ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल चल रही है, तेल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल अलग है। वहाँ मजाक हो रहा है, हंसी हो रही है और बातचीत ऐसी चल रही है जैसे यहाँ कोई साधारण मीटिंग चल रही हो। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वही लोग हैं जिनके फैसलों से दुनिया का भविष्य तय होता है? क्या उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर किसी देश में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, खाना कैसे बनेगा, या अस्पताल में मशीन बंद हो जाएगी तो मरीज का क्या होगा? यहाँ पर ट्रंप कहते हैं कि उन्हें लगता है कि कच्चा तेल का दाम जो है वह ऊपर नीचे होगा और बाजार जो है वह नीचे गिरेगी, और इस बात पर पूरा कमरा जो है वह हंसने लगता है। Lowering the price of gas in America, so it's a... Forget that. When are they going to do the statue? यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या आम जनता के दर्द पर भी मजाक किया जा सकता है? फिर एक बात आती है कि वेनेजुएला में ट्रंप की मूर्ति लगने वाली है और ट्रंप इस पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तेल की बात हम बाद में करेंगे, पहले मूर्ति की बात करते हैं। तो क्या अब राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि युद्ध के बीच छवि और दिखावे की चिंता हो रही है? यहाँ रुकिए फिर से और एक सवाल, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता इस तरह का व्यवहार कर सकता है जब दुनिया जल रही हो? अब जरा युद्ध के मैदान की तरफ चलते हैं। ईरान और इजराइल के बीच हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 25 दिनों में इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागी है। बीच में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब फिर से हमले तेज हो गए हैं। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता था, अब दबाव में दिख रहा है। इंटरसेप्शन मिसाइल कम हो रही है और कई मिसाइल उसे पार करके शहरों पर गिर रहे हैं। क्या यह संकेत है कि इजराइल की सुरक्षा भी कमजोर पड़ रही है? अगर ऐसा है तो क्या यह युद्ध अब और खतरनाक मोड़ ले सकता है? रिपोर्ट यहाँ भी बताती है कि हजारों लोग घायल हो चुके हैं और कई शहर प्रभावित हो रहे हैं इससे। अब यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, जब इतने बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है तो क्या दुनिया की कोई ताकत इसे रोकने की कोशिश कर रही है या फिर सब सिर्फ देख रहे हैं? अब बात करते हैं जमीन पर युद्ध की संभावना की। ईरान लगातार अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है और वीडियो जारी किया जा रहा है जिनमें वह कह रहा है कि ईरान हर स्थिति के लिए तैयार है। अब सवाल, क्या यह युद्ध अब आसमान से जमीन पर आने वाला है? अगर ऐसा हुआ ना, तो क्या यह युद्ध जल्दी खत्म होगा या सालों तक और घिंचता हुआ चला जाएगा? इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध जमीन पर आया है वह लंबा और विनाशकारी होता चला गया है, और ईरान की भौगोलिक स्थिति, उसकी पहाड़ियां, उसका नेटवर्क, यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो यह आसान नहीं होगा। तो क्या दुनिया एक लंबे युद्ध की ओर बढ़ रही है? अब एक और अहम सवाल है मेरा यहाँ पे, क्या इस युद्ध में सिर्फ ईरान और इजराइल है या इसके पीछे और भी ताकत हैं? अमेरिका की भूमिका लगातार चर्चा में है। कभी वह कहता है कि हमला नहीं होगा, फिर कहता है कि डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। तो क्या यह रणनीति है या असमंजस है? क्या अमेरिका खुद तय नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है, या वह जानबूझकर स्थिति को खींच रहा है? यहाँ एक और सवाल है, क्या यह युद्ध को लंबा खींचना भी एक रणनीति हो सकती है? क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ज्यादा वैश्विक बाजार पर प्रभाव पड़ेगा, तेल के दाम बढ़ेंगे और कई देश को आर्थिक नुकसान होगा। अब जरा खाड़ी देशों की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, इन सब की भूमिका अलग अलग नज़र आ रही है। यूएई अब धीरे धीरे इस युद्ध में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। ईरान भी यूएई को चेतावनी दिया है और उसके ठिकानों पर हमला की बात कही है। अब सवाल है यहाँ पर ये
क्या दुबई जैसा शहर जो खुद को सुरक्षित और न्यूट्रल बताता है वह अब खतरे में है? अगर युद्ध वहां तक पहुंचता है तो क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा? दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, वह एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है। अगर वहां अस्थिरता आती है ना तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। तो क्या दुनिया इस खतरे को समझ रही है या नजरअंदाज कर रही है? अब बात करते हैं अमेरिका के दबाव की। अमेरिका कहता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती है कि ईरान के पास अभी ऐसी क्षमता नहीं है। तो सच क्या है? क्या यह युद्ध के लिए कारण बनाए गए हैं? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब युद्ध शुरू करने के लिए बहाने बनाए गए हैं। तो क्या यह भी वैसा ही है मामला? यह एक और सवाल है, अगर सच में खतरा नहीं था तो फिर यह युद्ध क्यों हो रहा है? अब इस पूरे मामले का असर भारत पर भी साफ दिखने लगा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए कमजोर हो रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या भारत इस युद्ध का आर्थिक शिकार बन रहा है? सरकार कहती है कि वह दाम नहीं बढ़ाएगी, लेकिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है और यह घाटा कहीं ना कहीं सरकार को भरना पड़ेगा। अब सवाल, यह पैसा आएगा कहाँ से? क्या यह टैक्स के जरिए आम आदमी से नहीं वसूला जाएगा? अगर सरकार दूसरे योजनाओं का पैसा इसमें लगाएगी तो क्या विकास कार्य प्रभावित नहीं होगा? तो क्या आम आदमी दो तरफ से मार नहीं झेलेगा इसका? एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ टैक्स का बोझ बढ़ता जाएगा। अब यहाँ रुकिए, और एक और बड़ा सवाल है, क्या भारत को इस युद्ध पर खुलकर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर उसके जनता पर पड़ रहा है? क्या शांत रहना ही सही नीति है या फिर आवाज उठाना जरूरी है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर और गहरा होगा और तब शायद संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्या यह युद्ध सच में खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या फिर सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जिसमें दुनिया को उलझाकर असली खेल कहीं और खेला जा रहा है? क्या वजह है कि एक तरफ बातचीत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ हमला और तेज हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच है या फिर पूरी दुनिया इसके चपेट में आ रही है? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ रिपोर्ट नहीं बताई जाती है बल्कि रिपोर्ट के पीछे की बात भी समझाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग मेन मुद्दे की, उस रणनीति की जो इस पूरे युद्ध के पीछे काम कर रही है। खाड़ी देशों की भूमिका अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। यूएई एक तरफ साफ कहता है कि वह शांति चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वह इस युद्ध में अपनी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल, क्या यूएई सच में शांति चाहता है या फिर वह अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए इस युद्ध में उतर रहा है? रिपोर्ट बताती है कि यूएई अपनी नौसेना भेजने की तैयारी में है और अमेरिका के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हार्मुज को सुरक्षित करने की बात कर रहा है। सवाल यह है, क्या यह सुरक्षा के नाम पर युद्ध में एंट्री नहीं है? अगर यूएई खुलकर इस युद्ध में आता है तो क्या यह पूरे खाड़ी क्षेत्रों को आग के झोंके में नहीं डाल देगा? दूसरी तरफ कतर है जो साफ कह रहा है कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं होगा और तुरंत युद्ध खत्म करने की बात कह रहा है। अब सवाल, जब एक ही इलाके के देश अलग अलग दिशा में खड़े हैं तो क्या यह अंदरूनी टकराव का संकेत नहीं है? क्या खाड़ी देश खुद को दो हिस्से में बांट नहीं रहे हैं? अब जरा अमेरिका की रणनीति को समझते हैं। अमेरिका एक तरफ कहता है कि वह बातचीत चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार दबाव बन रहा है। ईरान झुके खबर प्लांट की जा रही है कि हमला अभी हो सकता है। अब सवाल, क्या यह मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है या मनोवैज्ञानिक रणनीति नहीं है? क्या अमेरिका बिना हमला किए ही ईरान को झुकाना चाहता है? और अगर ऐसा है तो क्या यह साफ नहीं है क्योंकि ईरान भी लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, पाकिस्तान की भूमिका। अमेरिका के दूत कहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत की मैसेज भेजा जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस पूरे खेल में मध्यस्थ स्थिति में है या फिर वह अपनी स्थिति मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है? और अगर पाकिस्तान बीच में है तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या भारत इस कूटनीतिक खेल में पीछे छूट रहा है? अब बात करते हैं उस कहानी की जो ट्रंप ने खुद सुनाई है। वह कहते हैं कि ईरान ने बातचीत को गंभीर दिखाने के लिए तेल के टैंकर छोड़ने की बात कही है, लेकिन बाद में जब इस खबर की जांच हुई तो ऐसा कोई सबूत
सबूत ही नहीं मिला। अब सवाल, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, क्या इस तरह की बात सिर्फ माहौल बनाने के लिए की जा रही है? अगर बातचीत इतनी ही गहरी है तो फिर उसमें इस तरह की हल्की बात क्यों की जा रही है? क्या यह संकेत नहीं है कि बातचीत सिर्फ दिखावा है और असली मकसद कुछ और है? अब जरा युद्ध के असर को समझते हैं। दुनिया भर के बाजार स्थिर हो चुके हैं, तेल के दाम लगातार ऊपर जा रहा है। अब सवाल, अगर यह स्थिति कुछ हफ्ते और चलती गई तो क्या होगा? क्या आम आदमी के लिए जमीन और मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या आम आदमी के लिए जीना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? भारत में ही देख लीजिए, शेयर बाजार गिर रहा है, रुपए कमजोर हो रहा है, तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। अब सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या भारत की अस्थिरता पर और बड़ा झटका नहीं होगा? सरकार कहती है कि वह दाम नहीं बढ़ाएगी, लेकिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि कब तक नहीं बढ़ाएगी, और जब बढ़ाएगी तो कितना बड़ा हम लोग को झटका लगेगा? क्या आम आदमी इसके लिए तैयार है? अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध जल्दी नहीं रुका तो रिफाइनरी सिस्टम को ठीक होने में सालों लग सकते हैं। अब सवाल, क्या दुनिया एक लंबे आर्थिक संकट की तरफ नहीं बढ़ रही है? क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि एक आर्थिक तूफान भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? क्योंकि एक तरफ बयान बदल रहे हैं, दूसरी तरफ हमले तेज हो रहे हैं। कोई शांति की बात करता है, कोई युद्ध की बात करता है। तो क्या सच में कोई शांति चाहता है, या फिर यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक कुछ बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाते हैं? और अगर ऐसा है तो वो लक्ष्य क्या है? तेल के नियंत्रण, इलाके पर दबदबा, या फिर वैश्विक शांति संतुलन को बदलना? आते हैं एक सवाल पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरे खेल में आम आदमी कहाँ है? जो लाइन में खड़ा होकर गैस सिलेंडर लेता है, जो महंगाई से जूझता है, जिसकी नौकरियां दांव पर लगी है, क्या उसकी कोई जगह है इस पूरी रणनीति में, या फिर वह सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गया है? युद्ध के इस शोर में उसकी आवाज कहीं खो गई है, और यही इस पूरे कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया के नक्शे पर भले ही देश आजाद दिखते हैं, लेकिन फैसला कुछ ही लोग लेते हैं और उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े नेता को हंसते हुए देखिएगा तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या यह हंसी आपकी कीमत पर तो नहीं है? यही